हेलो फ्रेंड्स, नीट जेई और जेई एडवांस वालों सभी लोग तैयार हो जाओ। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो कि सीक्वेंस में चल रहा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ाया, प्रीवियस के क्वेश्चन कराया मैंने पिछले क्लास में। आज ही क्लास में करने वाले हैं उसे से रिलेटेड एक और टॉपिक जिसका नाम था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस वाले टॉपिक को करके इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए। उसके अलावा फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन और उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर ली शैटलर पे करेंगे। तो ऐसा करके पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लेना है। आप लोगों का काम सिर्फ इतना ही है, ना कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं ना आपको न्यूमेरिकल करने हैं। आपका काम है इस लेक्चर में बने रहना। एक बार आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक ये पढ़ लिया, उसके बाद में आप mbibe.com पे जाके इजीली आपके जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि आप मेक श्योर करें कि ये लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ में न्यूमेरिकल सोल्व कराए जा रहे हैं। फटाक से आ जाओ आज के लेक्चर में जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो भाई साहब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम लोगों ने सीखा था, जो कि एक रेशियो था किस किस का, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्री। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग करेंगे ये टॉपिक कवर जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो 11th स्टैंडर्ड के केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। तो देखो भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना, इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है और हर एक पर्टिकुलर जो रिएक्शन होती है उसका एक टेम्परेचर के ऊपर स्पेसिफिक वैल्यू होती है। मतलब ये कहना चाह रहा है प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, इनर्ट गैस कुछ भी तरह से चेंज करोगे तो कभी भी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की चेंज नहीं होती है। एक ही पैरामीटर, पूरे दुनिया का एक ही रामबाण है। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करनी है वो है टेम्परेचर। तो ये बात आप जान लें। इसको और डिटेल में हम लोग आगे वाले एक चैप्टर आएगा ली शैटलर प्रिंसिपल, उसमें मैं सिखा दूंगा कि क्यों ऐसा होता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी, बाकी लोग क्यों इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। तो इसमें यह डिपेंड नहीं कर रहा कि मैंने 4 मोल अमोनिया से शुरू करे और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनने के बाद में इतने मोल इनके बने, या फिर मैंने 2 मोल से शुरू किया तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगे। नहीं, ये बोल रहा है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ मोल आपका जो ये वैल्यू है ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा। अरे भाई एक चीज बताओ यार, मैंने कहा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो है उसकी वैल्यू 1 है। भाई यही तो होता है अपना कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। उसका वैल्यू अगर 1 है तो 2/2 करो, चाहे 4/4 करो, चाहे 6/6 करो, वैल्यू तो हमेशा क्या नहीं है, 1। यही बोल रहा है कि कोई भी चीज हो, कितना भी अमाउंट लो, हमेशा केसी की वैल्यू, केपी की वैल्यू, केएक्स की वैल्यू सेम आएगी। इट चेंजेस विद चेंजेस इन टेम्परेचर, यानी पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बिगाड़ सकती है, चेंज कर सकती है उसकी वैल्यू, वो है टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन का नेचर क्या है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सीधे बढ़ जाएंगे आगे। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट के एडिशन करने से एक फायदा हो सकता है। क्या है वो फायदा? रिएक्शन फास्टली जा सकती है या स्लोली जा सकती है। अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम फास्ट हो सकता है, स्लोअर भी हो सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस रेज टू देयर पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्री, हमेशा सेम रहेगा। आगे बढ़ जाओ। सो भैया ये कह रहा है कि इसका जो एक्सप्रेशन है मे कंटेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल्स और आयन द सॉल्यूशन, बट प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को नहीं कंसीडर करते। मैं ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूं आपको कि भाई कोई भी रिएक्शन दी हुई हो, उस रिएक्शन में अगर आपको प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड दिया हुआ है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मानना है, उसका एक्टिवस हमेशा मानना यूनिटी, यानी 1 की पावर कितनी भी करो हमेशा रहने वाला है 1। लेकिन बात करें अगर आयोन्स की या फिर गैसेस की, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन आपको लिखनी पड़ेगी। कह रहा है द एक्सप्रेशन फॉर इट and its magnitude depends upon the stoichiometric form in the balanced chemical equation। अच्छा, बैलेंस करना बड़ा जरूरी है भाई। अगर ये गलती आपने कर दी तो फिर आप ही जिम्मेदार होगे इसके लिए। अब एक चीज बताओ, ये मैंने लिख दी एक इक्वेशन N2 + H2 और बना दिया मैंने इक्विलिब्रियम में NH3, और मैंने कहा भाई बताओ इसके लिए Kc क्या होगा। अब आपने जानना पहचान बन गए भगवान और बना दी इसकी वैल्यू Kc = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। और मैं कहूंगा कि भाई साहब ये है बिल्कुल गलत। उसका रीजन क्या है? आपने इसको बैलेंस ही नहीं किया। जब तक कि इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको बैलेंस तो करो भैया, 3H2 बनाओ, देन बनाओ ट्वाइस ऑफ NH3। अब देखो कितना मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसके बाद में आप बना सकते हो कि सर Kc बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू इट्स पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्री,
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं करना है। यहां पे 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन रेज़ टू पावर 3। बस इसी तरह से जाना है। बहुत क्लियर हो गया इसका मीनिंग। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, फटाक से क्लिक मी। When the equation of equilibrium is multiplied by a factor, then the equilibrium constant must be raised to the power of equilibrium equal to the factor. If Kc is equilibrium constant for the reaction this, then okay. अब देखो भाई एक काम करते हैं, जो भी भाषा लिखी है वो तो आप यहां से कॉपी कर ही सकते हो, मैं इसको एलिबरेट कर देता हूं। इसने क्या बोला है कि अगर आपके सामने ये अगर कोई इक्वेशन थी ए बी बी सी सी डी डी, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ? इसके लिए केसी बताओ बेटा क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर डी रेज टू पावर स्मॉल डी, सी रेज टू पावर स्मॉल सी, ए रेज टू पावर स्मॉल ए और बी रेज टू पावर स्मॉल बी। यस और नो? लेकिन अगर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे आप स्टोइकियोमेट्री से, मैं यहां पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ा रहा हूं बेटे, मैं मोल्स बढ़ाने की बजाय मैं बोल रहा हूं कि इसका अगर स्टोइकियोमेट्री ही चेंज हो जाए, ट्वाइस हो जाए, थ्राइस हो जाए, उस केस में क्या होगा? अगर मान लीजिए n से मल्टीप्लाई कर दिया, एन ए एन बी बन गए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बोलो बना के नहीं? बस यही बात कही हुई है यहाँ पे कि अगर जैसे ही आपने किसी रिएक्शन को, किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से 1 2 3 4 5 6 या n से, तो आपके इस इक्वेशन के अंदर, इस फार्मूला के अंदर आपको वैल्यू भी n से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी व्हाइल रिप्रेजेंटिंग दी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। आगे बढ़ो भैया। अब कह रहा है कि अगर आपने कोई दो इक्वेशन को ऐड कर दिया, दो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, और अगर आप उनको ऐड कर रहे हो, एक एग्जांपल ले लो यार। मान लो ये इक्वेशन थी, लेट्स से ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, इसके लिए K1, और है एक इक्वेशन बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी इज इन इक्विलिब्रियम विद डी, और उसका है K2, और मैं कर रहा हूं दोनों को ऐड इक्वेशंस को, तो बन गई क्या? A प्लस सी इज एन इक्विलिब्रियम विथ B प्लस डी। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स जो होंगे वो प्लस नहीं होंगे भैया, वो मल्टीप्लाई होंगे, वो ये बोलना चाह रहा है। और आप इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो यार, इट्स डैम इजी। भैया इसके लिए क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन ए। इसके लिए क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। और ओवरऑल इक्वेशन के लिए क्या बन जाएगा? के सी या KP बन जाएगा आपका B D अपॉन ए, और यहां पे क्या था? C। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि K फाइनल जो होगा प्रोडक्ट के केस में वो हमेशा K1 इंटू K2 होगा, अगर कोई दो इक्वेशंस को आपने ऐड करा है। इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, हाउएवर हम लोग सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, हम लोग नेगेटिव मार्क साइन लगा के ऐड ही कर देते हैं, तो उस केस में फिर आप डिवीजन के लिए जाएंगे। लेट्स से कि अगर आपने a माइनस बी इक्वेशन कर दी है, इक्वेशन a माइनस इक्वेशन b, तो ये बन जाएगा ka अपॉन kb। इट्स दैट इजी। और अगर ऐड कर रहे हो तो फिर ka मल्टीप्लाइड बाय kb हो जाएगा। वो हम लोग धीरे धीरे अकॉर्डिंगली चेक कर लेंगे हमारे आने वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आ जाओ भाई, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट नहीं। अगर आपके पास में 3-4 इक्वेशंस दी हुई हैं और उन सारे इक्वेशंस को ऐड ऑन करने के बाद में अगर आपको इक्वेशंस को, अच्छा उसने बोला कि K1 K2 K3 किसी पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 रिएक्शन 3 के, देन उस केस में जो वैल्यू ऑफ Kc आएगी, द वैल्यू ऑफ Kc किसके लिए? फॉर द रिएक्शन A मल्टीप्लाई बाय रिएक्शन A B मल्टीप्लाई। अच्छा ये तो बड़ा इजी सी बात थी। उसने कहा है कि अगर आप इंडिविजुअल चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे, सॉरी इंडिविजुअल इक्वेशन ऐड कर रहे थे तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल्स को अगर इनके स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से, A से मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले को, B से मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे वाले को, तो सबके पावर जो जाएंगे वो ऐड हो जाएंगे, अलोंग विद दैट सारे आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो आई डोंट थिंक ये कोई बहुत बड़ा फंडा था कि हम लोगों को समझ नहीं पाए, बहुत ही इजी सी चीज थी, समझ लिया हमने। कह रहा फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द वैल्यू ऑफ Kc फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन इज इनवर्स ऑफ दैट ऑफ द फॉर द फॉरवर्ड वन। ये बोलना चाह रहा है कि अगर फॉरवर्ड की बात करें और बैकवर्ड की बात करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं यार, ये क्या बड़ा कंफ्यूजन सी बात ना हो जाए कि भैया अगर A इक्विलिब्रियम में है B और इसे मैं बोल रहा हूँ K1, और B अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए A, इसे बोल रहा हूँ K2, तो कैसे रिलेट करेंगे? K2 बराबर होगा 1 अपॉन K1। ये बात ये बोल रहा है, सही जाहिर सी बात है। पहले वाले के अंदर वैल्यू क्या आएगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की B अपॉन A, दूसरे में क्या आएगी? A अपॉन B। कैसे रिलेटेड है? इनवर्स है, सिंपल है। आगे बढ़ो। It is expressed in terms of concentration. It has different units for different reactions. तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया अभी
हम लोगों ने बताया था कि एक्टिव मास के अंदर हम लोग ये कंसिडर कर रहे थे कि एक प्रॉपर डाइल्यूट सोल्यूशन जिसके अंदर आयन जो होंगे बहुत ही इजीली इसमें डिस्पर्स्ड है, वहां पे उसमें हमें क्या कंसिडर करना है कि आपका एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास हो जाएगी उस केस में, तो ये बोल रहा है कि डिफरेंट यूनिट इसलिए आएंगी क्योंकि क्या हो रहा था आपके पास में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्री। अब ये स्टोइकियोमेट्री तो वेरी कर सकता है ना यार, अगर इसकी पावर 0 होगी तो इसकी यूनिटलेस बन जाएगा। अगर मान लीजिए पावर उसकी 1 या 2 या 3 इस टाइप से आ रही है, तो फिर उस तरह से आपके मोल पर लीटर के टर्म्स में पावर हो जाएगी। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इनफैक्ट आप इसकी यूनिट का एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप लोग कि भाई देखो प्रोडक्ट अपॉन क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट कर रहे हैं इस तरह से। ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, नीचे भी मोल पर लीटर, लेकिन ऊपर भी स्टोइकियोमेट्री ए मान लो, नीचे बी मान लो। तो फाइनली आप ये लिखेंगे हमेशा कि मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर जो आएगा डेल्टा एनजी, ये होता है आपका यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जिसे केसी बोलते हैं। कोई दिक्कत हो तो पूछो मुझसे, कमेंट सेक्शन आपके लिए दिया हुआ है। एक भी चीज में डाउट लगे फटाफट से पूछ दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जल्दी से आगे बढ़ जाओ भैया, बिना टाइम वेस्ट किए। अब आते हैं कि अच्छा क्वेश्चन ही आ गए, वाह यार अपन ने तो बड़ा जल्दी निपटा दिया सारा काम। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर मैंने सबसे पहले शुरुआत क्वेश्चन से करी होती तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोग अटक जाते कि अरे सर जेईई के क्वेश्चन हमसे थोड़े होंगे। लेकिन अब अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो ऐसे सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। इसलिए मैंने डे 1 पे बताया था, बिगिनिंग ऑफ द क्लास में बताया था कि गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेशंस में बने रहना, लेक्चर में बने रहना, क्योंकि यहां पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस मिलेंगे। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि पहले मैं यहां तक पढ़ लेता हूं उसके बाद सर का लेक्चर अटेंड करूंगा। नहीं भाई, उठो लेक्चर अटेंड करो, एग्जाम दो, बात खत्म। चलो आ जाओ। कह रहा है कि ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, बताओ इनके बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा। अबे यार बड़े इजी क्वेश्चन है यार। क्या करोगे, सबसे पहले एक कोशिश करो कि इन 2 इक्वेशंस को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करें। ये इक्वेशन दी हुई है, इसके लिए k1 है। इस इक्वेशन में आपने ये तो देखा होगा कि a भी उस तरफ है, तो एक काम करो इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा कर दोगे क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB इज इन इक्विलिब्रियम विथ A2 प्लस B2। बोलो बनेगा कि नहीं उल्टा। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा फाइनली, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो जाएगा, मैं मान लेता हूं लेट्स से k डैश है, तो उल्टे के लिए क्या बन जाएगा 1/k1। कोई डाउट नहीं है। अब मुझे इसके इक्वल लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाए। अरे भाई 2 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं, 3 से ना। 4 कौन बोल रहा है, ऑफ कोर्स 3 से। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या बन जाएगा, 6AB 3A2 और 3B2। बोलो इजी है कि नहीं। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको सिखाया था मैंने, अगर n से मल्टीप्लाई करोगे, अगर n से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में जाएगा, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चला जाएगा पावर में। तो 1/k1 जो था हमारा भैया, 1/k1 जो था, इसका होल पावर चले जाएगा 3। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है k2 के, k2। तो बन गया k2 इज इक्वल्स टू k1 1/k1 रेज टू पावर आ जाएगी 3। अब देख लो किसका आपके सामने आ रहा है, तो k2 इज इक्वल्स टू k1 की पावर -3, तो ए ऑप्शन आ रहा है। चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन मेरे हिसाब से सही आ रहा है। सबमिट किया और ये बता रहा है वाओ की तो खैर बात नहीं है, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ लिया है। अब आते हैं कि जेईई मेन 2019 का एक और क्वेश्चन लो भैया आपके लिए। इसने बोला कि ये k1 है और ये k2 है, तो बताओ कि इस फाइनल इक्वेशन जो बनेगी, जो फाइनल इक्वेशन ये है, इसके लिए k कितना आएगा। तो बड़ा इजी है यार, क्या करो मेरा फंडा यूज करो। मैं जनरली कैसे सॉल्व करता हूं, मैंने खुद भी 10 साल पहले जेईई का एग्जाम दिया था, तो मैं किस तरह से, मेरी क्या अप्रोच रहती है हर बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। उसने क्या बोला है कि पहली इक्वेशन जो है, ये दूसरी इक्वेशन है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके थर्ड बनाना है। तो हमेशा पहली वाली इक्वेशन में ये देखो कि जो फाइनल इक्वेशन है आपकी वो क्या चाहती है, उसमें रिएक्टेंट किस साइड है, प्रोडक्ट किस साइड है, उसी तरह से फ्लिप करो। प्रोडक्ट इधर आना चाहिए, रिएक्टेंट इधर आना चाहिए, इस तरह से। यहां पे क्या गिवन है, फाइनल इक्वेशन बोलती है SO2 इधर आएगा और यहां पे SO2 राइट में दिया है। तो सबसे पहला काम क्या भैया, इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करो, कितना करो, उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, SO2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ सल्फर प्लस O2। और इस चीज के लिए जब उल्टा कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बन जाएगा, 1/k1 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा 1/10⁻52। और मुझे फाइनल इक्वेशन के अंदर क्या ट्वाइस दिया हुआ SO2, तो ये भी हमारा फर्ज है कि फटाक से क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। डबल कर दो भैया, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ SO2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस ऑफ सल्फर प्लस ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन। ये कितना बन जाएगा, पावर 2 कर देंगे। अभी सिखाया था आपको, पावर 2 कर दो, इसकी इंटायर पावर 2 कर दो, 1/10⁻। अब 52 की पावर 2 कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 52 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन रहा है 204 कर दो, यहाँ पे 104 लगा दो।
अब 104 करो या वो बाहर करो अंदर करो एक ही बात है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि आपके पास में 1 की पावर में तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो ये बन गया आपके पास में। अब आते हैं या फिर इसे आप बोल सकते हो और ये बोल सकते हो कि 10 टू द पावर माइनस 104 बन गया। दूसरी वाली इक्वेशन क्या बोलती है? ट्वाइस ऑफ सल्फर वाली है। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है? ट्वाइस ऑफ सल्फर है प्लस थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन है। थोड़ा सा मैसअप हो गया, एक सेकेंड रुको। तो दूसरी वाली इक्वेशन जो आपके सामने है वो दी हुई है ट्वाइस ऑफ सल्फर, थ्राइस ऑफ ऑक्सीजन, और ये सब इससे बन रहा है। और मेरे फार्म में फाइनल प्रोडक्ट यहीं पे ये पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। दो इक्वेशंस कौन सी थी? दो इक्वेशन ये थी कि सर पहली वाली तो उल्टे की डबल थी, जो कि ये था ट्वाइस ऑफ SO2, इक्विलिब्रियम में था ट्वाइस ऑफ सल्फर, ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है? ट्वाइस ऑफ सल्फर, थ्राइस ऑफ O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ SO3। कर दो भैया ऐड, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करो, जो कट रहा है काट दो। अब जैसे आपको सामने दिख रहा है कि 2 सल्फर से 2 सल्फर गए, और ये ऑक्सीजन जो है इधर एक बच जाएगा O2, और ये क्या बच जाएगा 2SO2। जरा भाई चेक करना क्या ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। इसके लिए कितना निकाला था? 10 टू द पावर माइनस 104। इसके लिए कितना दिया हुआ? 10 टू द पावर 129। जरा इनको सॉल्व करना भाई साहब। 29 का और 4 का डिफरेंस कितना आता है? 25। यानी बिना सोचे समझे आंसर क्या आ रहा है? 10 टू द पावर 25। सबमिट कर दो। अरे भैया कूल तो होना ही था यार, कॉन्सेप्ट जो सीख लिया था। तो गाइज ऐसे ही ना नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा कॉन्सेप्ट सिखा के। उसके बाद में धीरे धीरे इक्विलिब्रियम चैप्टर में फिनिश कर दूंगा मेरे 3-4 लेक्चर्स के अंदर, जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाने का मैं गारंटी लेता हूं। अब आपके सामने ये है कि mbibe.com पे आप आओ, जिसके स्कैनर यहां पे दिया हुआ है। इस पूरे जो बैकग्राउंड है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें आपको डिफरेंट स्कैनर मिल रहे हैं। इस स्कैनर से आप पहुंच जाओगे हमारे उस टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे हम आप जैसे पर्टिकुलर लोगों को जो डेडिकेटेड है नीट, जेई और इस तरह की चीजों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनको बेसिकली अपडेट करते रहते कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, ये क्वेश्चंस लगाओ, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दिया, या अपने कुछ जो वीडियो रिकॉर्डेड है वहां डाल दिए, ऐसे टाइप से। तो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस। मस्ती करो, मजाक करो, लेकिन एग्जाम्स के लिए सीरियस रहो। तो अपने सारे लेक्चर्स अटेंड करो। बाय बाय एंड कीप एम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.